लखनऊ पैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी। जी बेटा, एक सवाल है लखनऊ पैक्ट का। अब यहाँ पे सवाल लिखेंगे पहले आप, सैंपल क्वेश्चन है हमारा जिससे स्टार्ट करेंगे। जी, सैंपल क्वेश्चन इज डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ लखनऊ पैक्ट of 1960. This 4 marks question is in the continuity of the last topic which you have covered yesterday. ये 4 नंबर का सवाल आप लोगों ने करना है, क्योंकि जो आज कल नहीं थे आज उनको समझ नहीं आएगी शायद, तो इसलिए हम लोग पहले इस टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि इसमें 4 फैक्ट्स क्या थे, इसमें 4 पॉइंट्स क्या थे, व्हाट वर द डिमांड्स फ्रॉम द ब्रिटिश इन दीज इन दैट लखनऊ पैक्ट। देखिए, लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था किस किस 2 पार्टीज के दरमियान, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। बेटा, लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। और लखनऊ पैक्ट के अंदर 2 मेन चीजें हमारी ये हैं कि लखनऊ पैक्ट में पहले तो ये देखना है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान क्या बात हुई, और दूसरा ये देखना है कि ब्रिटिश से इन्होंने कंबाइनली क्या डिमांड्स की। ठीक है, तो पहला इसका फीचर ये है कि कांग्रेस एक्सेप्टेड राइट ऑफ separate electorates for मुस्लिम्स के लिए राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं वो उन्होंने डिमांड किया और एक्सेप्ट भी किया। कांग्रेस ने कहा कि जी बिल्कुल, देखिए 1909 की मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में कांग्रेस ने क्या कहा था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलना चाहिए, बट नाउ कांग्रेस clearly accepted that the right of separate electorates for the Muslims is mandatory, is necessary, and we accept Muslims as a separate community. हम लोग सेपरेट कम्युनिटीज को एक्सेप्ट करते हैं। ये तो इन्होंने डिमांड किया, तो ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है ये तो डिमांड किया, ये तो आपस में मामला सेटल किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आपस में मामला सेटल हो गया। अब रेड कलर में मैं लिख रहा हूं कि इन्होंने म्यूचुअली ब्रिटिश से क्या डिमांड किया था, मिल के इन्होंने, अब देखिए आप लोग सारे मिल जाएं और मुझसे कुछ चीजें डिमांड करें, वो अब एक थर्ड पार्टी के साथ आप कर रहे हैं एग्रीमेंट। तो इसमें क्या है कि रिलीजियस फ्रीडम फॉर all the communities. Next है no law can be passed without 3/4 consent of the community सर ये 3/4 एक्सेप्टेंस लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, अबाउट द कम्युनिटी फॉर विच ब्रिटिश would formulate any law। अब कोई भी कम्युनिटी जिससे रिलेटेड जो है वो ब्रिटिश जो है वो अपनी 3/4 रिप्रेजेंटेशन जो है उसको देखना जरूरी है। इधर क्लियर? अब ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक इशू आता है मुस्लिम्स का। अब ब्रिटिश ने एक लॉ पास करना है कि मुस्लिम्स जो हैं उनकी जो पब्लिक अजान है वो बैन कर दें। अब अगर मुस्लिम मेंबर्स इन द काउंसिल्स 3/4 मेंबर्स उस पर वोटिंग नहीं करेंगे, उस
अगर 3/4 से कम वोटिंग है, अगर 2/2 कर लेते हैं, अगर कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 मेंबर है काउंसिल के अंदर मुस्लिम, दो कहते हैं कर दो, दो कहते हैं नहीं करना, वो नहीं पास हो सकता। अगर उस कम्युनिटी की 75% जो रिप्रेजेंटेशन है काउंसिल के अंदर, जब तक वो वोट नहीं करेगी कोई भी लॉ उस कम्युनिटी के रिलेटेड पास नहीं हो सकता। ये क्यों था कि बहुत सारी कम्युनिटीज के खिलाफ ज्यादती हो सकती थी, प्रॉब्लम्स हो सकती थी, इसलिए उसको उन्होंने सेव किया। इज इट क्लियर? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाएं। मोर शेयर of Muslim of all the communities, yeah, of Indians in councils. Next है members in councils must be elected rather selected. मेंबर्स किस तरह होने चाहिए? इलेक्टेड होने चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए। इसका भी लिख दो। अगर आना है तुमने रेगुलर, ये शुगर वुगर लगाना है। अच्छा, सो मेंबर्स मस्ट बी इलेक्टेड रादर देन सिलेक्टेड। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चारों पॉइंट्स को मैं दोबारा एलेबोरेट करता हूँ। चारों पॉइंट्स को मैं, देखिए, पहला पॉइंट है कि रिलीजियस फ्रीडम्स फॉर ऑल द कम्युनिटीज। व्हाट डज इट मीन? What does it mean? What were the communities in India? नाम बताएं, कौन कौन सी कम्युनिटीज थी इंडिया में? हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, अनटचेबल्स, इसके अलावा जाट भी थी एक कम्युनिटी, समझ लें, एंग्लो इंडियंस, ठीक है, क्रिश्चियंस। There are so many communities which were prevailing in India at that time. उन सारी कम्युनिटीज की रिलीजियस फ्रीडम ब्रिटिश से डिमांड की थी कि सारी कम्युनिटीज को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की आजादी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, नो लॉ कैन बी पास्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। अगर फॉर एग्जांपल मुस्लिम से रिलेटेड कोई लॉ बनने है तो काउंसिल के अंदर अगर मुस्लिम मेंबर्स जो हैं वो नहीं वोट करेंगे तो लॉ पास नहीं हो सकता। उनकी भी 3/4 75% वोटिंग में उनका होना चाहिए कि अगर कोई भी लॉ मुस्लिम के रिलेटेड बनाना है तो मुस्लिम के मेंबर्स की अलहदा से वोटिंग कराई जाएगी और उनका 3/4 देखा जाएगा कि अगर उनमें से 3/4 कहते हैं तब लॉ पास होगा उस कम्युनिटी से रिलेटेड, वरना नहीं होगा। अगर अनटचेबल से रिलेटेड लॉ पास करना है तो अनटचेबल के, अगर फर्ज करें कि ये जो हमारी काउंसिल है, ये क्लास की काउंसिल है, इसमें 4 मेंबर है, इसमें 4 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, बाकी सारे और कम्युनिटीज के हैं। 4 मेंबर्स में से इसमें राफे एक मेंबर है, अहमद दूसरा मेंबर है, तीसरा मेंबर जो है आ जाए, तीसरा याहिया है और चौथा बिलाल है। 4 मेंबर हैं, याहिया, बिलाल, अहमद और राफे, 4 मुस्लिम मेंबर है। अब मुस्लिम से रिलेटेड कोई भी लॉ पास करना है तो अहमद, याहिया, राफे और बिलाल में से 4 में से 3 लोग अगर उस चीज में पास करेंगे तो वो लॉ मुस्लिम से रिलेटेड पास होगा, वरना पास नहीं होगा। ठीक है, ये सारे इंडिया का नहीं बल्कि एक कम्युनिटी की बात हो रही है। इज इट क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, मोर शेयर ऑफ इंडियंस इन द काउंसिल। इंडियंस के मेंबर्स की तादाद को काउंसिल्स के अंदर ज्यादा कर देंगे। जैसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के अंदर काउंसिल्स के अंदर तादाद जो है उसको काफी ज्यादा एक्सटेंड किया था, उसमें जब तादाद को एक्सटेंड किया, नाउ इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द members which were given in 1909. Now they wanted more share in the councils. Is it clear? फिर पहले ब्रिटिश क्या करते थे, सारे मेंबर को, आप देखिए काउंसिल के अंदर मैंने मेंबर सेलेक्ट करने, मैं ब्रिटिश हूँ और मैं कहता हूँ कि बिलाल, अहमद और याहिया और राफे, ये 4 मेंबर कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे और उनको मैं सिलेक्ट कर रहा था सारे, क्योंकि ये सारे मेरे क्लोज थे, इनको मैंने सिलेक्ट करके अपनी काउंसिल में बिठा दिया। अब इंडियन ने कहा ऐसा नहीं होगा, बल्कि जो मेंबर्स मुस्लिम और इंडियन मेंबर जितने भी होंगे, मुस्लिम, हिंदू, सारे मेंबर्स, ऑल दोज मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड, मतलब वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। अब ब्रिटिश अपनी मर्जी से बंदे अपॉइंट नहीं कर देंगे काउंसिल्स के अंदर, रादर वो मेंबर्स कहां से आएंगे?
इलेक्शन के थ्रू आएंगे, इंडियन लोग उसको वोट करके इलेक्ट करेंगे। और भी थी मुस्लिम्स को इंक्लूड, मुस्लिम की कोई भी पार्टी है, कोई भी मेंबर काउंसिल में, वो सारे इंक्लूड होंगे। पार्टी की नहीं बात कर रहे थे, सारे तो मुस्लिम लीग में नहीं थे ना मुसलमान, मुसलमान तो कांग्रेस में भी थे, मुसलमान तो कृषक श्रमिक में भी थे, मुसलमान तो यूनियनिस्ट में भी थे, मुसलमान तो कितनी पार्टियों में थे, कोई भी 4 मेंबर। अब पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है मुस्लिम मेंबर की, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, वो भी वोटिंग में शामिल। मुस्लिम्स के लिए मांगती थी वो, सिर्फ मुस्लिम लीग के लिए नहीं मांगती थी, वो मुस्लिम्स के लिए मांगती थी। इज इट क्लियर? चलेगी, यहां तक क्लियर हो गया जी बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स लखनऊ पे क्लियर हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ कि जब इंडियंस ने ये 4 चीजें ब्रिटिश से मांगी, दीज वर द डिमांड्स फ्रॉम द, साइड पे लिख लें, दीज वर द ज्वाइंट डिमांड्स of Congress and Muslim League from the British. Online students, beta, any question till now? No, sir. Till this point, please tell me. Online student Iman, Hamza, Hisham, Minal, beta, have any question? जी, अब आज का यही था। अब अगले इवेंट पे आते हैं, इवेंट नंबर 11 जी, इवेंट नंबर 11 पे आज। इवेंट नंबर 11 इज होम रूल लीग। इवेंट नंबर 11 इज होम रूल लीग। डन हो गया जी? अब ये होम रूल लीग क्या बला थी, होम रूल लीग क्या थी? अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि ये किस ईयर में हुआ, तो ये 1916 में स्टार्ट हुई और 19 बेटा फॉर विच ये वुड फॉर्मुलेट। जी बेटा, होम रूल लीग तक पहुंचे हैं, बाकी हम अगला पॉइंट होम रूल लीग का डिस्कस करते हैं। अच्छा, होम रूल लीग क्या चीज है? होम रूल लीग क्या चीज है? अब बेटा हुआ ये कि इंडिया के अंदर नाम से पता चल रहा है होम रूल। होम रूल का क्या मतलब होता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ होम रूल? घर का रूल, घर के अंदर हुकूमत, घर के अंदर रूल। अगर हम इंडिया league was established by this league was established by Miss Annie Besant। मिस एनी बसंत जो है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग। इज इट क्लियर? अच्छा, दिस लीग was formed on model of Irish होम रूल लीग। इंग्लैंड से एक अलग कंट्री बना था जिसका नाम था आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जब बनना था, तो उससे पहले रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जब बनना था, तो आयरलैंड के लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी, दैट वाज कॉल्ड आयरिश होम रूल लीग। तो इंडिया में भी उसी मॉडल पे होम रूल लीग थी। इट वाज, जी बेटा, इट वाज एंटी, नहीं, इट वाज, दो आयरलैंड है ना, एक नॉर्थर्न आयरलैंड है और एक
रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोप का पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का पार्ट है सर, मतलब यू कह रहा हूँ, यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अच्छा, इट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, मतलब एंटी कॉलोनियल का मतलब है एंटी ब्रिटिश, एंटी कॉलोनियल मींस एंटी ब्रिटिश। इट वाज एंटी कॉलोनियल मूवमेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन, टू नहीं, वर्ल्ड वॉर वन, to fight against the British rule। ये मूवमेंट थी। many Indian leaders joined that movement. However, British government, imprisoned Annie Besant, imprisoned Annie Besant to stop that पॉपुलर मूवमेंट। इस मूवमेंट को खत्म करने के लिए ये जो है ब्रिटिश ने इसकी जो लीडर थी इस मूवमेंट की उसको पकड़ के जेलों में बंद कर दिया। इज इट क्लियर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अब इस पे हमारे दो सवाल बन सकते हैं। इस पे हमारे कितने सवाल बन सकते हैं? दो सवाल बन सकते हैं। साइड पे क्वेश्चन लिख लें अपना। जी बेटा, एक सवाल क्या बन सकता है इसके ऊपर? हु वॉज मिस एनी बसंत? हु वॉज मिस एनी बसंत? ये 4 नंबर का सवाल है। तो इस इवेंट पे भी मैक्सिमम कितने नंबर का क्वेश्चन आ सकता है? 4 का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। व्हाट वाज? नो 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 नो, ये नहीं आ सकता, इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं हुई सर। ये नहीं हो सकता क्वेश्चन के हाउ सक्सेसफुल वाज होम रूल लीग? नो 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 बेटा, इस पे सवाल इतना ज्यादा बनते ही नहीं है, ठीक है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, ठीक है। दैट कैन बी ओनली गिवन फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, 7 और 14 के लिए इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आते, उसमें बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो ऐसा नहीं होता कि एक छोटा सा टॉपिक पकड़ के आपको वो कहे कि कैम्ब्रिज का पेपर जो बनता है ना, वो ये नहीं, इसलिए नहीं बनता कि बच्चों को ना आए। अगर तो कैम्ब्रिज वाले पेपर ऐसा बनाए कि बच्चों को, सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाए उसमें, तो कैम्ब्रिज को तो कोई बंदा ओ लेवल करेगा, तो ब्रिटिश को क्या होगा? ब्रिटिश काउंसिल को इकोनॉमिक लॉस। ब्रिटिश काउंसिल चाहेगी अपना बिजनेस बंद कर ले पेपर मुश्किल बना के। खुद सोचो, स्कूल वाले क्यों बनाते हैं? स्कूल वाले कैम्ब्रिज के लिए प्रिपेयर करने के लिए बनाते हैं, बस इतना नहीं बनाते। जैसे हम लोग अपने पेपर बनाते हैं तो हम वो पेपर बनाते हैं कि एवरेज जो बच्चा होता है ना, एवरेज क्लास का जो एवरेज बच्चा है वो पास होना चाहिए। हम इस तरह का पेपर नहीं बनाते कि क्लास का लोएस्ट लेवल वाला जो बच्चा है उसके लेवल पे पेपर बनाए, फिर जो अच्छा बच्चा होता है उसके लिए चैलेंजिंग नहीं होता पेपर। पेपर ऐसा होता है कि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है इसका। पेपर बनाते वक्त कैम्ब्रिज वाले क्या चीज माइंड में रखते हैं? कैम्ब्रिज वाले देखते हैं कि यू ग्रेड कितने पे बनता है। यू ग्रेड जितने पे बनता है ना, उतने मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इजी देते हैं, हद से ज्यादा इजी आते हैं, मतलब पास हो गए बच्चे। फिर आते हैं ग्रेड लेने के लिए, वो 2 सवाल पेपर में ऐसे बनाते हैं जो टफ होते हैं, 2 सवाल मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होते। वो 2 सवाल जो होते हैं ना, वो सिर्फ ए और ए स्टार को डिटरमाइन करने के लिए होते हैं। वो कम मार्क्स के भी होते हैं, जैसे 5 नंबर का सवाल पिक्चर वाला मुश्किल दे देंगे, समटाइम्स
4 नंबर के सवाल 3 आते हैं, पेपर 2 करने होते हैं पेपर में, तो वो दोनों सवाल बहुत मुश्किल दे देंगे। मतलब कैम्ब्रिज वाले कभी भी ऐसा नहीं करते कि सारा पेपर एक ही तरह का मुश्किल बनाते हैं, ऐसा पॉसिबल जी। दूसरी बारी भी फेल हो गया तो तेरे पढ़ने में फर्क है फिर। हाँ, वरना वरना तो मैंने वर्कबुक के अंदर से सारे सवाल दिए थे। याद है, मैंने वर्कबुक के अंदर, मेरी वर्कबुक जो होती है, सवाल लिखे होते हैं, उन्हीं सवालों में नोट्स नहीं पढ़ने होते। ज्योग्राफी का पेपर की तैयारी करते वक्त जो सवाल आए होते हैं पहले पास पेपर में, वो लाजमी करना, तब बंदा पास हो जाता है। इस फ्राइडे को सोर्सेज आएंगी, बिल्कुल आएंगी। इस फ्राइडे को पूरा 50 नंबर का पेपर है ना हिस्ट्री का, तो सोर्सेज आएंगी। ओके जी, चलें अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है हमारा इवेंट नंबर, नहीं हमने 75 का नहीं लेना। अच्छा, वो मेरे पास है, ये बैक उठाइए। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास अगला टॉपिक है रोलट एक्ट। क्या नाम है इस टॉपिक का? रोलट एक्ट क्या है? अब ये रोलट एक्ट क्या बला है? रोलट एक्ट जो है ये एक बंदे का नाम है। रोलट इज ए नेम ऑफ, बस ठीक है, रोलट इज ए नेम ऑफ पर्सन हु मेड रोलट एक्ट 1919 जी। जी बेटा, रोलट एक्ट क्या चीज है? अब रोलट एक्ट, एक्ट किसको बोलते हैं? एक्ट कहते हैं लॉ को। एक्ट किसको बोलते हैं? लॉ को बोलते हैं। रोलट एक्ट क्या है कि इट वाज ए लॉ मेड बाय सर जस्टिस रोलट। It was a law made by Sir Justice Rowlatt, a retired British judge. इसके नीचे लिख ले, हाई कोर्ट का था। A retired British, बेटा जज जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं, लॉ बनाना, तो लॉ तो मैं भी बना सकता हूँ। हम वकील जो होते हैं वो भी लॉ बना सकते हैं। लॉयर है ना जो, तो हम लोग, हाँ मैं लॉ डिग्री है मेरे पास, लाइसेंस है मेरे पास। हाँ अच्छा, बड़े किए बहुत ज्यादा। अच्छा, ए रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट और रिटायर्ड ब्रिटिश जज था ये। अच्छा, पर्पस ऑफ, बताता हूँ बात। पर्पस ऑफ दिस लॉ was to control anti-colonial movements at the end of वर्ल्ड वॉर। अब ब्रिटिश को डर था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंडिया के अंदर हमारे रूल को खत्म करने के लिए मूवमेंट्स चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था कि वॉर के बाद हम आपको सेल्फ रूल देंगे। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए 1917 से ही ब्रिटिश ने नए नए लॉ बनाने शुरू किए। इज इट क्लियर? अब इस लॉ के 3 मेन फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं? 3 मेन फंक्शंस थे। नंबर 1, अरेस्ट विदाउट वारंट। ये क्या चीज होती है? वारंट क्या होता है? पुलिस के पास इजाजत होती है कि हम किसी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। डिटेंशन, जी बेटा, मजिस्ट्रेट से। डिटेंशन मजिस्ट्रेट होता है, सेशन जज बड़ा होता है। ये तुम्हारे साथ है कि जुडिशरी का बंदा बैठा हुआ है। डिटेंशन विदाउट बेल। डिटेंशन विदाउट बेल अभी सुप्रीम कोर्ट में होती है। रजिस्ट्रार है, अभी रजिस्ट्रार है मेरे ख्याल। अच्छा, डिटेंशन विदाउट बेल
ये बेल क्या होती है? स्पेसिफिक अमाउंट होती है, जो अमाउंट नहीं होती, बेसिकली बेल कहते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिस बंदे के अंदर, जब तक आपके ऊपर ट्रायल हो रहा होता है, आपको पुलिस नहीं पकड़ सकती। देखिए, पुलिस कब पकड़ सकती है? जब आप क्रिमिनल होते हैं या आपके ऊपर सस्पेक्शन होती है, ऐसे ही है। अगर उन्हें आपके ऊपर शक है कि आपके इस क्लास के अंदर जो है वो लड़ाई कर सकता है, मुझे शक है, तो मैं सस्पेक्शन पे इसे क्लास से निकाल सकता हूँ। लेकिन डिटेंशन का मतलब क्या है कि अगर पुलिस को शक होता है कि ये आकिफ बाहर जाएगा और बाहर जाके किसी इशारे पे जो है वो गाड़ियों को पत्थर मारेगा, तो उन्हें पहले ही पकड़ लेगी। लेकिन यहां पे क्या है कि ब्रिटिश जिस बंदे को डिटेंशन करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं फिर, जब तक ब्रिटिश की मर्जी है। समझ आ गई? तीसरा, रीलोकेशन ऑफ पीपल ऑन ऑर्डर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब ये क्या चीज है रीलोकेशन? अब मुझे लगता है कि अहमद जो है इस क्लास में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, और इसे मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये इस चीज से बाज भी नहीं आ रहा, तो मैं इसे इस क्लास से निकाल दूं और इसे कहूं कि आज के बाद तुम किसी और जगह पे जाके पढ़ो, तुम नहीं इधर पढ़ो। रीलोकेशन, तो ये मेरा हुक्मनामा जो है इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। रीलोकेट मैंने इसे किया है ना अपनी मर्जी से, तो ये ब्रिटिश जिस बंदे को चाहे उसके घर से कहें कि आप इधर से जाके छोड़ दो, तुम किसी और प्रोविंस में जाके रहो। अब किसी को, ब्रिटिश को लगता है कि ये सस्पेक्ट है कि ये बंदा इस सिटी के अंदर ये काम खराब करेगा, तो ब्रिटिश उसको रीलोकेट करके किसी भी जगह पे भेजेंगे, तो उस बंदे को वहां पे जाना, पर ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, बस भगा देंगे उसे, उसके अपने घर से निकाल देंगे, जाओ दफा हो जाओ किसी और जगह पे। ऐसे क्यों देंगे? यही तो मुश्किल थी। दैट्स व्हाई ड्यू टू दीज स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, ये लिखे नहीं, ड्यू टू, हाँ, स्ट्रिक्ट प्रोविजंस, दिस लॉ was considered as black law. This law was considered as black law. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, अब यहां तक ये क्लियर हो गया। अब पेपर में सवाल आता है कि why did Indians oppose Rowlatt Act? इंडियंस ने इस एक्ट को क्यों अपोज किया? पॉइंट नंबर 1, इट वाज अगेंस्ट देयर फंडामेंटल human rights. It was against their fundamental human rights as Indians were not getting liberty to live on their own land. अब फ्रीडम टू एक्सप्रेस,
एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है इसमें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है इसमें, कहीं पे फ्रीडम हमें नजर आ रही है उनको? एक्सप्रेशन और मूवमेंट की फ्रीडम है इंडियंस को इस लॉ के तहत? क्या अपनी मर्जी से कहीं घूम फिर सकते हैं? नहीं। दैट वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच मेड इंडियंस एंटी रॉलेट एक्ट। क्रॉल करके गुजरना पड़ता था, ये लॉ था कि क्रॉल करके गुजरना है। अगर ब्रिटिश को लगता है कि ये लोग मिल के यहाँ पे कोई प्रॉब्लम करेंगे, वो कर्फ्यू की कंडीशन लगाई थी। बेसिकली पंजाब के अंदर हुआ था, मार्शल लॉ लगा था उसके ऊपर, और चीजें वो थोड़ा बाद में आया। ठीक है, अच्छा, हाँ 1919 में। अच्छा, इसके बाद है अगला पॉइंट, इंडियंस अपोज्ड because this law made British rule oppressive this law made British rule oppressive. Rather, Indians were expecting self rule, rather Indians were expecting self rule, और मोबाइल पे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा, however this law made British control more strong. British control stronger कर। क्लियर हो गया बेटा? अब सही है, अब सही है। अच्छा, तीसरी रीजन, इंडियंस अपोज्ड, जी बेटा, इंडियंस अपोज्ड because it was undemocratic to stop peaceful protests पीसफुल प्रोटेस्ट होते थे ना इंडिया में, मतलब जैसे गांधी की सत्याग्रह एक पॉलिसी थी, एक आइडियोलॉजी थी सत्याग्रह कि पैसिव रेजिस्टेंस और आराम से पीसफुल वे में ब्रिटिश के रूल को ऑप्रेस को निग्लेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो वो उसको स्टॉप करने के लिए, सो अनडेमोक्रेटिक टू स्टॉप पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक सत्याग्रह। ये बेटा लिख ले साथ में, सत्याग्रह। ये क्या चीज है? सत्याग्रह किसको कहते हैं? सत्याग्रह of Gandhi which was based on passive and non-violent movement, non-violent ideals. Yes बेटा? अच्छा, ये इस टॉपिक के बाद नहीं, अभी इसके बाद, इसमें नहीं, अगले महीने की 15 तारीख, ये नहीं है 3, अभी ये अगले चैप्टर्स भी पढ़े हैं।
ठीक है, अभी ये तो चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, 3 टॉपिक्स मैं कल ही खत्म करा दूंगा। अच्छा, यहां तक ये हो गया हमारा। अब इसके ऊपर इंपॉर्टेंस का एक पॉइंट लिख लें। Sir, Indians opposed this because it was under Democrat. अनडेमोक्रेटिक, अनडेमोक्रेटिक टू स्टॉप। ठीक है, इंपॉर्टेंस 16 टॉपिक्स। अभी 12 हो गए ना, तो 4 रह गए। अच्छा, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या है कि दिस एक्ट ब्रॉट मोर political problems in India as all the communities, जी बेटा, jointly suppressed, all the communities jointly suppressed, जी बेटा 1 hour, 1 hour 5 minutes, 1 hour 10 minutes। अच्छा, jointly opposed, jointly opposed and it motivated them to work for independence from the British rule in India। इसके ऊपर वर्क कर, जी बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इज ए प्लेयर, एक Yes, sir. एक इवेंट बेटा 2 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें फर्दर एक में 4 पार्ट होंगे, एक में 3 पार्ट। ठीक है, तो टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे, छोटे बड़े मिला। इवेंट नंबर 13, जलियांवाला। सर 40 मिनट। सर वो जो आपने 7 मार्क लिखा है राउलेट एक्ट का, जो P3 है, जो P1 है, वो कह रहा है इट वाज अगेंस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, तो P1 तो अगेंस्ट फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और P3 भी यही है, अगेंस्ट प्रोटेस्ट्स। तो फंडामेंटल राइट्स और एक चीज में, प्रोटेस्ट एक ही एक चीज चीज है में ना? फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने कहा है ना कि आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करनी है, इस तरह की चीजों की बात करनी। ठीक है, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे ना आपके। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, मैं बताता हूं इसका किस नाम से मैंने लिखा हुआ है। यस, इसका एक्चुअल नेम है अमृतसर मैसेकर। जी बेटा, ये दोनों नामों से आ सकता है। ये क्या है? ये दोनों नामों से आ सकता है। जी बेटा, जी। अब हुआ क्या कि इस पे भी सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। जनरल डायर, जनरल डायर started, Dyer, D-Y-E-R, started firing on peaceful procession at British army men, policemen, at Jallianwala। ये बेटा जलसा जुलूस को कहते हैं। वो क्या, वो अगले चैप्टर में। जलियांवाला बाग। अब लोग
जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे और जनरल डायर ने क्या किया, फायरिंग कर। अब मेनी पीपल वर killed approximately over 400। ये ब्रिटिश कहते थे, लेकिन इंडियन कहते थे कि ये 1000 से भी ज्यादा लोग थे, 1200 400। अच्छा, अब इंडियंस protested on this act of Dyer। ये बेटा नहीं, Hunter Commission was made, हाँ जी, was made to investigate। ये एक बंदे का नाम है, जज का नाम है हंटर कमीशन था पूरा, एक कमेटी, कमीशन एक ही चीज है, 4-5 बंदे मिलके जो है वो जी इन्वेस्टिगेट दिस एक्ट ऑफ डायर। लेटर डायर was sent to इंग्लैंड। इसे ब्रिटिश ने कहां पे भेज दिया, इंग्लैंड में भेजा। बाद में एक सिख था, उसने इंग्लैंड में जाके इसको कत्ल किया। उसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने जो है वो इंग्लैंड में जाने के बाद इसको भड़का दिया था, गोली मार दी थी। सही हो गया। तो अब क्या है, जलियांवाला बाग क्या है, इसकी ओवरऑल एक पॉइंट क्या बनेगा कि हेंस such incidents spread। सर जनरल डायर, DYER। yes बेटा, violence in India। और बाकी छोटे छोटे इवेंट्स हैं, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन नहीं, वो अगला पूरा चैप्टर तो हमने करना है, अभी तो सिर्फ 4 नंबर का करेंगे ना इसमें। जी बेटा, यहाँ तक हमारा ये इवेंट भी खत्म हो गया और हिस्ट्री की क्लास आज यहाँ तक है। इवेंट नंबर 13। नाउ वी आर लेफ्ट विद 3 इवेंट्स, लेकिन कल मैं 1 कराऊंगा। उसके बाद आगे वाले इवेंट्स जो हैं उनके 4-4 नंबर के सवाल होंगे, 2 इवेंट्स हो जाएंगे और फिर कल ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। नहीं, डिवाइड नहीं करना, अब बड़े हो जो, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। पहले मैंने डिवाइड करके ले लिया ना, पहले 6 इवेंट्स तो आपको आते हैं, तो अगले वाले 10 इवेंट्स हैं वो तो छोटे छोटे हैं, इसमें से कम 7 इवेंट तो 4-4 नंबर के सवाल है। कानपुर मास कितने का आएगा, 4 का। होम रूल लीग कितने का आएगा, 4 का। इवन जलियांवाला बाग कितने का आएगा, 4 का। अमृतसर में क्या नाम है, खिलाफत मूवमेंट 4 का। नॉन कॉपरेशन 4 का। बाकी इवेंट ही सिर्फ 5 बचते हैं जो बड़े हैं। 50 नंबर का पेपर होगा, 50 मार्क्स का। 2 होंगे सवाल पूरे, एक में 3, 5, 7, 10 होगा तो सोर्स वाला सवाल, और उसके बाद और दूसरे में होगा 4, 7 और 14। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा, अभी नहीं करूंगा लेकिन बाद में करूंगा। चलें जी, आज हमारा यहाँ तक हिस्ट्री था बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन एनीवन